हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से आठवीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है जो कि बहुत ही यूजफुल है एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, तो इसे अब इग्नोर नहीं कर सकते, सवाल यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ देखेंगे निम्नांकित में से तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें हम क्षुद्र ग्रह के बारे में तो याद रखना है क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच की कक्षाओं में स्थित होता है, तो ये सौर परिवार का ही एक सदस्य है। बात करें उपग्रह के बारे में तो उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पिंड जो ग्रह के चक्कर लगा रहे होते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। तो ये भी सौर परिवार का ही सदस्य माना जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना है कि हमेशा ग्रह से तारे जो होते हैं बड़े होते हैं, साथ ही साथ तारा के पास अपना प्रकाश होता है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, ग्रह में और तारा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन तारा है? बताना यहाँ पे दिए गए में से कौन सा तारा है? टाइटन, फोबोस या फिर पुच्छल तारा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि टाइटन और फोबोस क्या है, ये एक कह सकते हैं उपग्रह है। ठीक है, किसी न किसी ग्रह के ये क्या है, उपग्रह हैं। वहीं बात करें पुच्छल तारा के बारे में तो हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि पुच्छल तारा इसका सही आंसर हो सकता है, बट ध्यान रखना है पुच्छल तारा एक खगोलीय पिंड है जो झाड़ू की तरह दिखता है। इसका चमकीला सिर तथा लंबी पूँछ होती है। ठीक है, ये पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं और इनकी पूँछ सदैव जो होता है ना सूर्य से परे होता है, यानी थोड़ा सा दूर होता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पुच्छल तारा के यहाँ पे खगोलीय पिंड है, ये तारा नहीं है। जबकि टाइटन और फोबोस क्या है, उपग्रह हैं। ठीक है, पता होगा आपको, शायद मंगल ग्रह का देखे होंगे आप, फोबोस और डिमोस ये दोनों उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह का, फोबोस और डिमोस। बाकी टाइटन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो याद रखिएगा टाइटन है शनि का, शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। फोबोस किसका है? फोबोस और डिमोस है, ये दोनों प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल ग्रह का। जबकि पुच्छल तारा के बारे में बताया कि ये खगोलीय पिंड है। ठीक है, जो देखेंगे कि सूर्य के लगभग पास में है, जिसका एक सिर होता है, पूँछ होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह पर तापमान होता है। बताना है सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर में, मीटर में या प्रकाश वर्ष में? उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आप लोग को इसका सवाल इजी लग रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास मानिए इसी तरह के सवाल एक न दो चार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये मना सोचें कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है, ईजी नहीं है। अगर आप जानते हैं तो ईजी है, नहीं जानते तो आप वही क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है। यार ये क्वेश्चन पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। तो रिवीजन करने से होता है कि आपका जो रिवीजन करने से होता है कि चीज़ों को मतलब थोड़ा सा अच्छे से सीख पाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ईजी तो होते हैं लेकिन बहुत दिन से आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर अचानक मिलता है तो ईजी क्वेश्चन देखकर हड़बड़ा जाते हैं कि इसका आंसर क्या, इतना ईजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो उसका आंसर आप देख ऑप्शन देख करके थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। तो रिवीजन करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको याद हो जाएंगे कि चीज़ें कि किसका आंसर क्या है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, किलोमीटर, मीटर या प्रकाश वर्ष। तो हो सकता है किसी का आंसर मीटर होगा, किसी का किलोमीटर होगा, किसी का प्रकाश वर्ष होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो रिवीजन करने से ये फायदा होगा कि ये आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना। और ऐसे सवालों फिर गलती आप नहीं करेंगे। और देखिए इस तरह के इजी सवालों का अगर आप गलती करके आते हैं तो फिर सिलेक्शन आपसे कोसों दूर फिर रह जाएगा। इजी क्वेश्चन हमेशा देखते होंगे कि आपका सिलेक्शन अगर रुक रहा होगा 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से, तो आप अक्सर देखते होंगे जब आप नंबर्स मिलाते होंगे आकर के वापस, तो देखते होंगे कि जो इजी क्वेश्चन था हमने वही गलत करके आया, और बस वही 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ फिर में मेरा सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि टफ जो क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वो तो सब तुक्का लगा करके आता है, लेकिन जो सिलेक्शन होता है ना, जो बनता है वो कहाँ से बनता है, बस इसी इजी क्वेश्चन से बनता है। इजी क्वेश्चन अक्सर हम लोग गलत करके आते हैं, जिससे सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन को आप इजी में ना लें। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेनी है तो इजी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से लेना है, सीरियस लेना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है, शनि, बुध, शुक्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कल ही बता चुके थे हम पिछले वीडियो में, है ना, कि सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। इसे प्रभात तारा भी कहते हैं, सुबह का भी तारा का, शाम का भी तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, चमकीला तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी कौन सा है, शुक्र ग्रह है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह इसमें यहाँ पे शनि, बुध, शुक्र, उपर्युक्त में से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि, बुध, शुक्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के बाईं तरफ जो भी ग्रह हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि दाईं तरफ वाला जितने भी ग्रह हैं सभी का कोई ना कोई उपग्रह है। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लेते हैं सूर्य। ठीक है, ये सबसे बुध ग्रह, फिर हम देखेंगे बुध के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र नहीं, बृहस्पति नहीं शुक्र होगा फिर, और फिर यहाँ पे ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बाईं तरफ देखेंगे ये दोनों जो ग्रह हैं इससे कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी के बाकी भी देखेंगे कि सभी का कोई ना कोई एक ग्रह उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, चांद है, चंद्रमा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है। सवाल है मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है। ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का, या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे कि एकदम भारत का था आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है। चंद्रमा, शनि, बुध, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है ये भी, क्या हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, और मात्र एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बुध का एक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, जबकि शनि ग्रह को कहा जाता है पीला ग्रह। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जब एक चींटी काटती है तो वह संचरित करती है, क्या संचरित करती है। अम्लीय तरल, क्षारीय तरल, उदासीन एवं क्षारीय, या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब एक चींटी काटती है तो अपने ढंग से अम्लीय तरल संचरित करती हैं, इसीलिए उस पर देखेंगे कि उस पर क्षारीय चीज़ अगर कोई वस्तु है तो लगाएंगे तो आपको न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको चींटी काटा है तो वहाँ पे आप चाहें तो बेकिंग पाउडर वगैरह जो होता है, जो क्षारीय प्रकृति की होती है, आप लगा के चाहें तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उदासीन कर सकते हैं, आपका जो जलन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी चींटी काटे तो आपके घर में बेकिंग पाउडर है, ठीक है, तो उसे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर ये ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आप सुने होंगे, तो उसकी वृद्धि के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। CO या CO2 या N2, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सवाल है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? चूसक, चूरन, प्रसूचक, चूसक या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं, ना कि चूसक, चूरन, प्रचूसक। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन आपको अगर नहीं पढ़े रहेंगे, अगर रिविजन नहीं करेंगे तो ही होगा, दिक्कत होगा कि 3 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आप टिक करके आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, ना कि प्रचूसक, चूरन और ना ही चूसक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों पर पड़ता है, मनुष्यों पर भी पड़ता है, वृक्षों पर भी पड़ता है, भवनों पर भी पड़ता है। अब कहें सर वो भवन पर कैसे पड़ सकता है? देख रहे हैं ताजमहल डिस्कलर हो रहा है, क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा की वजह से। तो अम्लीय वर्षा कैसे हो रही है, किस वजह से? क्योंकि वायुमंडल में देखेंगे कि जो नाइट्रोजन वगैरह थी, जो देखेंगे क्या उसको बोलते, अब देखेंगे जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा देखेंगे कि वायुमंडल में फैलती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये अम्लीय वर्षा होना शुरू हो गई है, जिससे देखेंगे भवन वगैरह का जो सरफेस है वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण का अजैविक कारण कौन सा है? पर्यावरण का अजैविक कारक कौन सा है? जैविक और अजैविक चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे अजैविक कारक कौन सा है? मनुष्य है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। बताना है अजैविक कारक। तो यहाँ पे देखेंगे मनुष्य और पेड़ पौधे ये दोनों जैविक कारक हैं, जबकि वायु क्या है यहाँ पे? अजैविक कारक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि विश्व तापन जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, CO2 की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हैं? पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर उपर्युक्त में से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? O2, ओजोन को बोलते हैं O3, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, और हाइड्रोजन को बोलते हैं H2। तो बताना है पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी इसमें से कोई भी गैस नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा भावित या उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इनमें से देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्राथमिक प्रदूषक है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में प्राथमिक जो प्रदूषक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इसका आंसर शायद ऊपर बता चुके थे हम, कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? अर्थात अम्ल वर्षा के प्रमुख जो उसमें कंटेन होता है उसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने ऊपर वही बताया था, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा इसका सही आंसर। ठीक है, यही वजह है जो कि होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा की वजह में देखेंगे उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि देखेंगे जो ताजमहल का जो स्किन है वो जो सरफेस है वो ख़राब होते जा रहा है। ठीक है, डिस्कलर होते जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। और ये है आखिरी सवाल इस सेशन का। सवाल है, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का, ठोस का, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो वायु देखेंगे किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का या ठोस का? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए ज़रा।
तो सिंपल सा है गैसों का। गैसों का वायु क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।